मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मेरे व्याख्यान का विषय है भू संतुलन का सिद्धांत, थियरी ऑफ आइसोस्टेसी। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न रिलीफ फीचर्स उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ इत्यादि अवस्थित हैं और ये हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है पश्चिम से पूर्व। तो परिभ्रमण करती हुई, रोटेट करती हुई पृथ्वी के धरातल पर ये ऊंचे भाग, निचले भाग किस तरह से अवस्थित हैं, ये प्रश्न उठता है। तो इसी संदर्भ में संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कि धरातल पर जो भी उच्चावच रिलीफ फीचर्स हैं, हाई रिलीफ्स, लो रिलीफ या जो गर्त हैं, डिप्रेशन है, वो संतुलित अवस्था में है। All the upstanding relief features on the Earth's surface are in equilibrium conditions, are in a balanced position. How? कैसे? तो इसी संदर्भ में हम केवल दो सिद्धांतों की ही चर्चा करेंगे। एक सर जॉर्ज एरी के विचारों का और एक आर्क डेकन प्राट के विचारों का, क्योंकि ज़्यादातर आपकी परीक्षाओं में, चाहे सिविल सर्विसेज हों, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी परीक्षाएं हों, ये इन्हीं पर पूछा जाता है सवाल। तो संतुलन के संदर्भ में तो विचार विमर्श शुरू हो गया था 1735 ईस्वी में, 1735 में, जबकि दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का सर्वेक्षण किया जा रहा था। खास करके जब सर्वेक्षण किया गया चिम्बरेजो ज्वालामुखी पर्वत का, तो पाया गया कि ये पर्वत जितना ऊंचा है उसके अनुसार उस आकर्षण नहीं कर रहा है, प्लम्बाप को आकर्षित नहीं कर रहा है। यहीं से धीरे धीरे, शनई शनई, ग्रेजुअली संतुलन के संदर्भ में लोगों ने सोचना प्रारंभ किया और 1835 ईस्वी में जब पहली बार भारत में सर जॉर्ज एवरेस्ट की अध्यक्षता में, जो भारत के सर्वेयर जनरल थे, उनकी अध्यक्षता में जब विभिन्न स्थानों के अक्षांशों के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण किया गया था, तो उस समय एक कल्याणा, जो हिमालय के करीब, और 600 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अवस्थित कल्याणपुर, इन दो स्थानों का जब एस्ट्रोनॉमिकल विधि से और जियोडेटिक सर्वे से सर्वेक्षण किया गया, तो दोनों सर्वेक्षणों का जो मान आया उसमें 5 सेकंड से ज़्यादा का अंतर आया। अब सवाल ये उठा कि ये अंतर क्यों है, ये अंतर नहीं आना चाहिए। और विभिन्न विद्वानों ने इस संदर्भ में अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए। कुछ ने कहा कि हिमालय जितना 8848 मीटर ऊंचा है, जितना मैसिव पर्वत है, वो अपने आकार के अनुसार प्लम्बाप को आकर्षित नहीं कर रहा है, यानी उसका की आकर्षण शक्ति कम है। तो इस संदर्भ में कई लोगों ने बताया कि भाई हिमालय अंदर से खोखला है, बुलबुले का बना हुआ है, इसलिए उसका घनत्व तो कम है और जिसकी वजह से ये जो है आकर्षण कम हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम काम कर रही है। इस तरह के कई तरह के विचार व्यक्त किए गए।
कुछ का कहना था कि हिमालय का नीचे से कम घनत्व के ज़्यादा पदार्थों से संतुलन हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जब प्रस्तुत किया गया सर जॉर्ज एरी के सामने, और उन्होंने फिर इन दोनों स्थानों का एस्ट्रोनॉमिकल विधि और जियोडेटिक सर्वे विधि से सर्वेक्षण किया, तो पता चला कि ये 5 सेकंड से ज़्यादा से 15 सेकंड से अधिक का ये अंतर है दोनों में। अब प्रश्न ये उठता है कि अंतर क्यों है। इतना तो निश्चित हो गया कि हिमालय अपने आकार के अनुसार आकर्षित नहीं कर रहा प्लम्बाप को। देन क्वेश्चन एरोज व्हाई दिस इज सो। प्रश्न उठा कि आखिर हिमालय जितने बड़े आकार का है, जितनी ऊंचाई वाला है, जिसमें उसका जितना वॉल्यूम है, उसके अनुसार वह प्लम्बाप को आकर्षित क्यों नहीं कर रहा है। तो इस संदर्भ में पहली बार एरी महोदय ने बताया कि जो उच्चावच, जो कॉलम स्तंभ जितना ही ऊंचा होता है, उसका कई गुना भाग नीचे जाता है। यानी उन्होंने उस संकल्पना को महत्व दिया क्रस्ट और उसके नीचे सबस्ट्रेटम, जिसको पहले स्वेस महोदय ने SiAl सिलिका एल्युमिनियम और साइमा नाम दिया था सिलिका मैग्नीशियम। और एरी के अनुसार जो सबस्ट्रेटम है वो तरल अवस्था में है, जिसके ऊपर ये विभिन्न जो उच्चावच हैं वो तैर रहे हैं। और उन्होंने उदाहरण लिया कि जिस तरह से नाव जब पानी में तैरती है तो फ्री बोर्ड माने जो जल के ऊपर वाला भाग होता है, उसके एक भाग जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का नीचे होना जरूरी होता है। तो उसी तरह से जो हिमालय है, जितनी ऊंचाई है माने 8848 मीटर, उसका 9 गुना भाग यानी 8848 इंटू 9, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 80,000 से ज़्यादा मीटर आएगा। तो इतनी भाग जो है हिमालय का सबस्ट्रेटम में नीचे है, और जिस कारण ये इसके घनत्व का बराबर घनत्व है ऊपर और नीचे, जिस कारण इसका ये संतुलन हो जाता है। तब इन्होंने प्रतिपादित किया कि जो कॉलम यानी ऊंचावच जितना ही ऊंचा है, उसका 9 गुना भाग नीचे होता है, ताकि सभी उच्चावच का मास जो है एक दूसरे के अनुसार संतुलित हो जाए। लेकिन इनके घनत्व में अंतर नहीं होता है, इनकी केवल थिकनेस में अंतर होता है, लंबाई में अंतर होता है। यानी जितना ही कॉलम ऊपर है, यानी उच्चावच धरातल के ऊपर है, उसका 9 गुना भाग नीचे जाएगा। लेकिन पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि झीलें, इनके घनत्व में नहीं अंतर है, बल्कि इनकी लंबाई में अंतर है। तो यही बताया इन्होंने, इनका कंसेप्ट आया यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस। समझ लीजिए, यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, यानी जो भी विभिन्न उच्चावच के कॉलम हैं उनमें घनत्व में समानता होती है, केवल उनकी थिकनेस यानी लंबाई कम बेसी होती है। तो जो भाग जितना ही ऊपर दिख रहा है क्रस्ट में सबस्ट्रेटम के ऊपर, उसका 9 गुना भाग नीचे जाता है। अब इस संकल्पना की कई आलोचनाएं हुई कि अगर 9 गुना हिमालय की जड़ अगर नीचे जाती है तो वहाँ तापमान इतना अधिक होगा कि वो पिघल जाएगी। तो हाउ रूट इज पॉसिबल। एरी के संकल्पना को एक्सप्लेन करने के लिए उनके कई समर्थकों ने आइसबर्ग का भी उदाहरण लिया कि जैसे जब आइसबर्ग समुद्र में
फ्लोट करता है, तैरता है, तो एक भाग ऊपर रहने के लिए उसका 9 भाग नीचे रहता है। जब ये समस्या आर्क डकन प्राट के सामने लाई गई तो उन्होंने हिमालय के घनत्व को 2.75 मान करके ये परिकलन किया कल्याणा और कल्याणपुर का। तो उनके सामने भी वो अंतर जो दोनों का आया वो 15 सेकंड से ज़्यादा का आया। तब प्राट महोदय ने बताया कि उन्होंने पहली बात तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैराव के सिद्धांत जो एरी में अप्लाई किया गया था उसको मानने से इनकार कर दिया, और ये भी बताया कि हिमालय अपने सही रूप में आकर्षण शक्ति को अप्लाई कर रहा है। और इसकी व्याख्या के लिए उन्होंने बताया कि धरातल के ऊपर जितने उच्चावच होते हैं उनके थिकनेस बराबर होती है, माने सब एक लंबाई के होते हैं। कहाँ पे अभी बताएंगे। और लेकिन उनके घनत्व में अंतर होता है। देखिए, स्मरण रखिए, एरी के अनुसार विभिन्न कॉलम के घनत्व में अंतर नहीं होता है, उनकी थिकनेस कम बेसी होती है। प्राट ने बताया कि सभी जो उच्चावच के कॉलम हैं उनके घनत्व में अंतर होता है। और सबस्ट्रेटम में एक ऐसा तल होता है, देयर इज सच ए लेवल, जिस पर सभी पर्वतों का, पठारों का, मैदान का, झील का, गर्त का मास बराबर होता है। इसको नाम दिया उन्होंने लेवल ऑफ कंपनसेशन, संतुलन तल। तो जो कॉलम जितना ही बड़ा होगा, यानी जितना ऊंचा होगा उच्चावच, उसका घनत्व उतना ही कम होगा। जो कॉलम जितना ही छोटा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। अर्थात पर्वत से घनत्व पठार का ज़्यादा होगा, पठार से मैदान का ज़्यादा होगा, मैदान से निचले भाग का घनत्व ज़्यादा होगा, ताकि एक संतुलन तल पर वो बराबर वेट एग्जर्ट कर सके। तो इनको सामान्य रूप में इनके सिद्धांत को व्यक्त किया गया कि यूनिफॉर्म थिकनेस विद वायरिंग डेंसिटी। देखिए, एरी का है यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वायरिंग थिकनेस, प्राट का क्या है यूनिफॉर्म थिकनेस विद वायरिंग डेंसिटी। अतः हिमालय बराबर रूप से आकर्षण शक्ति का उपयोग कर रहा है। So the fundamental difference between Aries and Pratt view is that Airy postulated uniform density with varying thickness, while Pratt postulated bigger the column, lesser the density, smaller the column, higher the density. तो इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस यही है। बाद में संतुलन के सिद्धांत का इलैबोरेशन हेफर्ड और बोवी ने किया, होम्स महोदय ने किया, हेंस केंग ने किया, ये अलग बात है। लेकिन ये फंडामेंटल डिफरेंस इन दोनों के सिद्धांतों में यही है। अब आप अपनी चॉइस का सब्जेक्ट कमेंट में लिखिए, उस पर हम अपना व्याख्यान देंगे। नमस्कार।